नमस्कार। मेरे दादाजी स्वर्गीय बालाराव इंगले उर्फ काका का जन्म 13 जनवरी 1922 को मध्य प्रदेश के रामपुरा गांव में हुआ। कुछ वर्ष पश्चात वो और उनका परिवार इंदौर आए। बचपन से ही बालाराव एक स्पष्ट वक्ता थे। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत इस बालक ने तिलक और सावरकर जैसे महापुरुषों की कहानियां सुनी थी। उनके विचार आचरण में लाने का प्रयत्न किया था। आगे चलकर बालाराव एक निडर पत्रकार और स्पष्टभाषी समाज सेवक के रूप में समाज में जाने गए। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें आज हम आपसे साझा करना चाहते हैं। सन 1948 में हुई गांधी हत्या पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था। हत्यारों और साजिश में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए पूरे देश में शोर शराबा था। कहते हैं गांधी हत्या के कुछ दिन पहले नाथूराम गोडसे और उनके कुछ मित्र काका से मिलने हरसिद्ध स्थित इंदौर के घर पर आए थे। उन्होंने वहां पास ही पेड़ों पर गोली चलाने का अभ्यास भी किया था। इस पूरी वारदात के पीछे का स्रोत वीर सावरकर थे, ऐसा कहा जाता है। काका पर भी और लोगों की तरह हत्या और साजिश में शामिल होने का संदेह था। महाराष्ट्र के अनेक गांवों, कस्बों जैसे बारामती, मीरज, सांगली में काका के अनेक समर्थकों ने उन्हें छुपने के लिए पनाह दी। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। यहाँ इंदौर में समस्त परिवार की जमकर तलाशी हुई। फाइल, प्रॉपर्टी के कागजात, अनाज के बोरे तक बिखरा दिए गए। इस सब पर से काका के कुछ रिश्तेदार उनसे नाराज थे, वो अलग बात है। सावरकर जी की विचारधारा से प्रेरित अनेक लोग पकड़ा गए। बालाराव जी इंगले भी उसमें एक थे। वो तब बेच बदलकर यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। शासन ने उनकी तलाश के लिए एक केडी बल्लाळ नामक अधिकारी की नियुक्ति यहाँ की, तो उन्हें पता चला कि इन्हें घर में बाल नाम से पुकारा जाता है। एक दिन सुबह सरदार गृह से बालाराव जी निकले और पीछे वो पुलिस वाला हो गया। उन्होंने आवाज लगाई, ए बाल। अनजाने में इंग्लिश पलटे और पुलिस की गिरफ्त में आ गए और फिर 2.5 साल की जेल यातना। येरवड़ा जेल में साजिश की जानकारी निकलवाने के लिए कई तरह के अत्याचार होते थे। ऐसे समय पर काका की मुंह बोली बहन वजेताई ने उनका ध्यान रखा। हत्या के आरोपी गोडसे और आपटे को फांसी की सजा हुई। सावरकर बरी हुए। कहते हैं सावरकर जी ने अपने बचाव में जब न्यायालय में भाषण दिया था तो लोगों के आंखों से आंसू बह रहे थे। गौरतलब है कि नाथूराम गोडसे जी का लोहे का व्यवसाय था। आज भी काका के पत्रकार कॉलोनी स्थित घर पर उनका दिया एक लोहे का पलंग है। उन्नीस 1952 में काका और इंदुमती की शादी हुई। ये शादी तय होने के पीछे का एक दिलचस्प किस्सा है। 52 साली आखरेवाना त्यांनी कीर्तनाकरता इथे बोलवतो, राष्ट्रीय कीर्तनकार म्हणून त्यांना इथे बोलवलं होतं। महिनाभर त्यांची कीर्तनं चालू होती, तर आम्ही पण त्यांच्या कीर्तनाला जायचं आणि अशा रीतीने ती जोडगोळी सगळीकडे गावभर ओळखीच्या लोकांकडे जायची। त्यांना या कीर्तनाच्या निमित्ताने पुष्कळ लोकांनी त्यांना आपल्या घरी बोलवलं। जरा गप्पा होतील, मोकळ्या गोष्टी होतील या अर्थाने जेवायला बोलवलं। आम्ही पण त्यांना बोलवलं होतं। आमच्या घरी माझी आई आणि आम्ही 3 बहिणीच होतो, त्यामुळे आम्ही त्यांना बोलवलं जेवायला। त्या दोघांनाही बोलवलं। अशा रीतीने त्यांच्या आमची ओळख झाली। पुढे महिनाभर कीर्तन झाली, नंतर जाती येत राहिलो, तो ओळखीचं निमित्त ते झालं। त्याच्यानंतर आखरेगावाचं कीर्तनचे त्यांचा कार्यक्रम संपल्यावर पुण्याला चालले गेले, पण ह्यांच्याकडे आमचं जाणं येणं सोडलं। ह्यांची वखारच नाही, आम्ही सुद्धा तिथूनच त्यांचे गिऱ्हाईक म्हणून कोळसा त्यांच्याकडे घ्यायचो आम्ही। या निमित्ताने देवाणघेवाण, या निमित्ताने त्यांचं आमच्याकडे जाणं येणं सोडलं। पुढे 53मध्ये लग्न झाल्यानंतर आम्ही 2 खोल्यांच्या घरात राहिलो, रामबागेमध्ये त्या दर्ग्याच्या समोर। तिथेच राहिलो। 2च खोल्या असल्याने घर काही फार मोठं नसल्याने लोक आले की प्रायव्हसी अशी नव्हती, त्यामुळे त्यांच्याकडे येणाऱ्या लोकांबद्दल आमचा हा लिखित नियम होता की त्यांच्या या लोकांकडे कोण लोक येतात, ते कशा करता येतात, ते काय काम करतात, ह्याबद्दल मी त्यांना कोणताही प्रश्न विचारायचा नाही।
म्हणजे त्याच्यामुळे एक गुप्तताच राखायची असं ठरवलंच होतं. त्यामुळे कोण लोक बाहेर यायची हे काही मला माहिती नाही. मी फक्त चहा पाणी आणि एवढा पुरतंच त्यांचं आगत स्वागत करायची. 1953 में नासिक में हिंदू महासभा का एक आयोजन था। काका इंदुमती को लेकर वहां पहुंचे। शादी के बाद ये उनकी पहली यात्रा थी। इस आयोजन में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर भी मौजूद थे। काका ने इंदुमती को उनसे मिलवाने के लिए अपने पास बुलाया। इंदुमती कुछ बेचैन, उन्होंने झुककर सावरकर जी को नमस्कार किया। उठते वक्त उनका सर सावरकर जी के घुटने से हल्का सा टकराया। वैसे ही सावरकर जी बोल उठे, बघ बरं टक्कर माझ्याशी आहे, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ था, देखना संभाल के टक्कर मुझसे है। इंदुमती बताती हैं कि ये क्षण उनके जीवन के कुछ अमूल्य क्षणों में से एक हैं। येरवाड़ा जेल से छूटने के बाद काका ने दादा काका की मदद से तोल कांटे की दुकान चालू करी। ये दुकान एक तरह से 12 भाई थी, यानी 12 लोगों का किया हुआ संयुक्त प्रयत्न। इसमें वजे, किबे और रामबा के अन्य लोग भी शामिल थे। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होता था जिसमें राजनीतिक ताने, तंज इत्यादि लिखे जाते थे, जैसे वाजला रे मोर्या तुझा बोर्या, यानी मोरारजी देसाई पर कसा गया एक राजनीतिक ताना। ऑल इंडिया सस्पेक्ट एक्ट के तहत काका कई बार जेल गए। मीसा में 22 महीने रहने के बाद जब काका वापस लौटे तो उन्हें 25,000 की इनाम राशि भी दी गई, जो कि काका ने ठुकरा दी। मीसा के समय जब वो जेल में अंदर गए, अब करे तो क्या करे, उनको कोई काम करने की आदत तो थे नहीं कि खुद के कपड़े धोना होना कुछ नहीं आता था उनको। तो राम नारायण शास्त्री जी जो प्रकांड पंडित माने जाते हैं इंदौर के, तो इंगले साहब आप कुछ अपना अलग से बताइए, कुछ क्या कर सकते हैं आप। तो इंगले साहब ने पूरे जेल में 1 घंटे तक भगवत गीता पर जो लेक्चर दिया, सब सन्न रह गए। और उन्होंने हमें फोन करके बताया कि क्या आपको पता है कि आपके पिताजी भगवत गीता पर इतना सुंदर बोल सकते हैं। तो हम अवाक रह गए, हमने तो कभी ये देखा नहीं था कि वो इतना अच्छा, उनकी बात ही वो थी कि वो कभी भी बाहर की बात अंदर, अंदर की बात बाहर नहीं बताते। काका सावरकर के अनुयायी थे। अपने एक लेख में काका लिखते हैं, सावरकर और समुद्र का नाता अटूट है। जहां सावरकर है वहां समुद्र है, और जहां समुद्र है वहां सावरकर है। योगायोग ऐसा कि सावरकर जी के मृत्यु के पश्चात मुंबई महानगर पालिका ने उनका स्मारक बनाने के लिए जो जमीन प्रदान करी, वो भी समुद्र के किनारे ही थी। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि ऐसे महापुरुष के साथ मुझे रहने का मौका मिला। अपने लेख रूढ़िभंजक समाज का रूढ़िभंजक नेता सावरकर में काका लिखते हैं, सावरकर जैसा वक्ता मैंने तो नहीं देखा। ध्वनि प्रेक्षक और उनकी आवाज ऐसे मिल जाते थे, ऐसा सामंजस्य मैंने किसी और वक्ता में नहीं देखा। वक्ता दशसहस्त्रेषु की श्रेणी में सावरकर आते हैं। सांगली का नाट्य महोत्सव, अभिनव कला सांगता समारोह, तिलक पुण्यतिथि महोत्सव, साहित्य सम्मेलन, ऐसे अनेक सम्मेलन, ऐसे अनेक भाषण जो मैंने उनके साथ में रहकर सुने, वो मेरे अंतःकरण पर गहरी छाप छोड़ते हैं और मुझे इसका अभिमान है। काका अपनी व्यंग्यात्मक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। एक बार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सट्टा बाजार बंद करने की घोषणा की। इस पर अपने व्यंग्यात्मक ढंग में काका बोले, कल सट्टा बाजार बंद होगा या नहीं, इस पर जो आज रात को सट्टा लगेगा उसका क्या। एक बड़े समाचार पत्र ने अपने समाचार के लिए संपादक बनने के लिए उनको ऑफर दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि ऐसा संपादकत्व मुझे नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ एक ही पत्रिका में एक ही टाइप का काम करूं। नहीं, मुझे किसी एक का पक्ष नहीं लेना है। मुझे जो बुराइयां, अच्छाइयां जो समाज के सामने लाना है, मैं अपने हिसाब से लाऊंगा। यदि मैं संपादकत्व हासिल करता हूं तो मुझे उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उससे साफ मना कर दिया। 70 के दशक में टेलीफोन विभाग की दुर्दशा होने पर काका ने शहर के बीचों बीच
टेलीफोन की अंत यात्रा निकाली। काका के कई निराले दोस्त थे, जैसे गदी माडगुळकर, सुधीर फडके और भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर। काका के एक और निराले मित्र थे, माधव जांबेकर, जो सीआईडी में थे। वो घर आते, खाना खाते और काका की असंख्य बुराई कर निकल जाते। ये तो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए था, असल में वो काका तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते थे। काका जब 1960 में इंदौर शहर के उप महापौर चुने गए तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि बोझा मार्केट का नाम बदलकर वीर सावरकर मार्केट रखा जाना चाहिए। काका और उनके साथियों ने मिलकर मुंबई की दादर चौपाटी पर समुद्र किनारे सावरकर का विशाल स्मारक बनाया। बालाराव इंगले और डॉक्टर गणेश मतकर के सहयोग से ही देवी अहिल्याबाई जन्मोत्सव की सन 1960 से शुरुआत हुई। पत्रकारिता करते समय काका को कई अच्छे और बुरे अनुभव आए। रात्र वैराची आहे राजा जागा रहा ये लेख लोक सत्ता में 1.5 पन्नों में छपा था। इसमें ग्वालियर रियासत के अंतर्कलह और राजनीति के बारे में लिखा गया था। इसमें राजमाता सिंधिया और सरदार आंग्रेजी का भी जिक्र था। इसी का परिणाम स्वरूप 15 से 20 लोग हथियारों से लैस जीपों में भरकर काका के रामबाग स्थित घर पे आए और हमला किया। क्या लिखा है ये आपने? गोली मार दें हम आपको। काका ने कहा, जो लिखा है सही लिखा है और गोली मारने वाला ये नहीं पूछता कि गोली मारूं क्या। आगे जाके माधवराव सिंधिया और काका में काफी घनिष्ठ मित्रता हुई। जब भी सिंधिया जी इंदौर आते, काका से जरूर मिलते। अगस्त 1974 को इंदौर की जनता को जानकर ये बड़ी पीड़ा हुई कि महारानी उषा देवी ने इंदौर का ऐतिहासिक 175 साल पुराना राजवाड़ा किसी कस्तूरचंद फर्म को केवल 15 लाख रुपयों में बेच दिया। हर कोई अचंभित था, राजवाड़ा कैसे बेच सकता है। यह खबर यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार बालाराव जी इंगले के कान तक पहुंची। मुझे बहुत बुरा लगा। तब वे शायद प्रेस क्लब के सचिव थे। दूसरे ही दिन उन्होंने प्रेस क्लब में एक पत्रकार परिषद ली और राजवाड़ा बचाव समिति का स्थापना की घोषणा कर दी। मात्र 4-5 लोगों की टीम के साथ उन्होंने आंदोलन शुरू किया। 5 लोगों से शुरू हुआ आंदोलन 50, फिर 500, फिर 5000 पूरे शहर भर में फैल गया और उसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। करीब 15-20 दिन तक आंदोलन चला। जाहिर है वो आंदोलन की खबर हमारी राजधानी तक पहुंची। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्यामाचरण जी शुक्ल ने अपना एक प्रतिनिधि इंदौर भेजा और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह धरोहर जो है शासन द्वारा अधिग्रहित कर लेना चाहिए। जब क्रेता पक्ष को इस बात की खबर मिली तो वो तिलमिला गए। उन्होंने सेठ जी और बालाराव जी इंगले को आर्थिक प्रलोभन दिए, धमकियां दी, लेकिन ये बंदे एक चरम उद्देश्य लेकर चल रहे थे, वो टस-से-बस नहीं हुए। फिर बहरहाल 20-25 दिन के जन आंदोलन के बाद में शासन द्वारा यह नोटिस दिया गया कि इस धरोहर को संरक्षित रखा जाएगा और शासन द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा। कुछ साल गुजर गए। राजवाड़ा की पूर्व दिशा में लगी हुई गुमटियों में किन्हीं शरारती तत्वों ने आग लगा दी। उन गुमटियों के साथ में राजवाड़ा का पूर्वी भाग की कलाकृतियां, फर्नीचर, दीवारें सब कुछ जलकर खाक हो गया। बालाराव जी फिर उद्विग्न हो गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे एक अच्छा उद्देश्य लेकर चल रहे थे, इस धरोहर को सहेजने की दृष्टि से। वे शासन तक गए, उनसे मदद मांगी, शासन ने भी मदद दी और फिर राजवाड़े के जीर्णोद्धार का काम फिर से शुरू हुआ। समिति का सर्वे सर्वा होने के नाते बालाराव जी इंगले को उनके मित्रगण बालाराव जी राजवाड़े कहकर बुलाते थे। काका ने साल 1993 में राष्ट्रवादी पत्रकार मंच की स्थापना की। वे श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारी भी रहे। एक सम्मान समारोह में श्री राजेंद्र धारकर ने कहा था, बालाराव कटु बोलते हैं, आलोचना करते हैं,
लेकिन उनका मन निर्मल है। पूरे राजनीतिक जीवन में मेरे सम्मुख उनकी छवि प्रखर विरोधी के रूप में ही उभरी है। वरिष्ठ रंगकर्मी बाबा डीके ने काका के लिए एक लेख में लिखा था, जुझारू स्वभाव का मेरे ही बचपन का दोस्त, राजवाड़ा बचाव समिति हो या आकाशवाणी का कोई मराठी कार्यक्रम हो, हमेशा अग्रिम पंक्ति में ही रहता है। एक सम्मान समारोह में अपने भाषण में बालाराव ने कहा था, मुझे न पैसे की तमन्ना है न सम्मान की। हाँ, मुंहफट हूँ तो बात एकदम से कह देने पर बदनाम अधिक होता हूँ। तमन्ना यही है कि जीवन के शेष दिन लोगों को हंसते हंसाते और समाज की सेवा करते हुए निकल जाएं। यूं तो हर पिताजी अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और पिताजी लड़कियों से तो ज्यादा ही प्यार करते हैं। ये किसी को भी पता नहीं कि वो एक बहुत अच्छे कुश्ती खेलने वाले पहलवान थे। उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं, आट्या पाट्या खेलते थे, बहुत अच्छा बौद्धिक बताते थे। बाळाराव इंगळे खरोखर एक वेगळंच व्यक्तिमत्व, अतिशय स्पष्ट वक्ता असा त्यांचा स्वभाव होता। तसं एक तर त्यांचं विशेष होतं की मराठी माणसांनी मराठी माणसाशी मराठीतच बोललं पाहिजे असं ते प्रत्येक वेळेला बजवायचे। तर मराठी माणसाच्या मग पाठीमागे ही उभं राहिलं पाहिजे हे पण जणू काही त्यांनी आपला बाणा ठेवला होता। आणि म्हणून मला नेहमी जाणवायचं की मी जर काही कार्य सुरू केलं, राजकारणामध्ये आले, वेळ आली तर क्रिटिसाइजही फार करायचे बरं का, पण तितकेच खरोखर एखाद्या मोठ्या भावासारखे सतत माझ्या मागे उभे असायचे। ते काही बोलत नसत, नुसते हसायचे, पण बरोबर पत्रकार परिषद होईपर्यंत येऊ की जणू काही त्यांचा एक धाक की वाटेल तसं नाही, हिला काही विचारलं गेलं पाहिजे, असेल काय असेल, पण खरोखरच आणि ते येऊन बसले की मलाही खूप आधार वाटल्यासारखं वाटायचं। तर खरोखर प्रत्येक कामामध्ये त्यांनी नेहमी जिथे करायचा सपोर्ट तिथे बाळाराव पाठीशी बरोबर उभे राहायचे। आणि म्हणून असा हा मनुष्य, बोलण्यात स्पष्टपणा होता त्यांची, पण स्पष्टपणा असला तरी आतून, जसं आपण म्हणतो ना की वरतून कठीण आहे पण आतून गोड खोबरं आहे, दारात पाणी जसं म्हणतो ना तसं कुठेतरी, किंवा फणसाचं म्हणतो ना की वरून काटे आहेत त्याला पण आतून रसाळ गरे, तसं बाळारावांचं कुठेतरी व्यक्तिमत्व होतं। आणि म्हणून सतत निदान मला तरी खूप वेळा त्यांचा राजकारणाच्या याच्यामध्ये कामं करताना मला खूप त्यांचा आधार वाटायचा बाळारावांचा। जीवन के उत्तरार्ध में काका की तबीयत बिगड़ती गई। उन्हें इलाज के लिए MY हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर AC जैन ने उनका ध्यान रखा। डिमेंशिया के कई लक्षण होने के बावजूद काका का कलम से नाता अंत तक कायम रहा। काका की वाचा का जाना उनके और उनके परिवारजनों के लिए बहुत दुखदाई था। 9 मार्च 1998 को काका का निधन हुआ। उनके कहे हुए अनेक प्रेरणादायी वाक्य हैं जो आज भी हमें याद आते हैं। लोग फालतू पंचायत बहुत करते हैं, दूसरों की निंदा आलोचना में वक्त गवाते हैं। मस्ती से हिंदी कर रहे हो, साफ बोलो और तनाव मुक्त रहो, खूब हंसो और लोगों को भी खूब हंसाओ, यही अपने जीवन का ध्येय होना चाहिए। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के बाळाराव इंगळे मेरे पिताजी हैं, जिसका मुझे बेहद गर्व है।